जयंतीलाल एक कारोबारी था जिसके शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। अरे भवानी, मैं सोच रहा हूँ अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का कारोबार डालूं। वैसे ख्याल तो अच्छा है। किसी को तलाशना होगा जो नाश्ते की कोई चीज बेहतरीन बनाता हो। मैं एक खातून को जानती हूँ, वो बेवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम लजीज, खाते ही खरीदारों का हुजूम लग जाएगा। वो हमारी दुकान में दही कचौरी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, फिर वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उससे कह दो, हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। अगले ही रोज भवानी सीता से मुलाकात करने अपने गांव गई। अरे आप तशरीफ लाइए, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप फरमाइए। तेरे लायक एक काम था। हाँ हाँ कहिए ना। तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि शहर में भी तू अपनी दुकान में दही कचौरी बनाकर फरोख्त कर। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा है बाजी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। अब ठीक है। सीता ने अपने जरूरियात के सारी चीजें बांध ली और भवानी के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। यहाँ भवानी ने सीता को एक कमरा दे दिया। सीता और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में दही कचौरी बनाने का और फरोख्त करने का सारा इंतजाम हो गया। सीता और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक खरीदार ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी। आपके दुकान की दही कचौरी तो बहुत ही लजीज है। हाँ हाँ मुझे इल्म है। सीता के दही कचौरी का जायका कई खरीदारों को पसंद आया। एक हफ्ते बाद भवानी मुनाफे का हिसाब किताब किया और सीता को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए। शुक्रिया बाजी। ठीक है। और आधा मुनाफा लेकर भवानी अपने घर आई। ये लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। वाह, इतने सारे पैसे! खरीदारों को सीता की बनाई दही कचौरी बेहद पसंद आई। अच्छा है। सीता और उसका बेटा श्याम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर फरोख्त किया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते भवानी आधा मुनाफा सीता को दे दिया करती थी। कुछ माह तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक रोज जयंतीलाल के जहन में एक ख्याल आया। दिन ब दिन हमारे मुनाफे में इजाफा ही होता जा रहा है। वो तो है, लेकिन ये मुनाफा हमें आधा ही हासिल होता है। हाँ, लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं। सीता के हाथ में हुनर है, इसीलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी फरोख्त हो रही है। तो क्यों ना हम सीता को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दें? इससे हमारे मुनाफे में इजाफा हो जाएगा। वो भी है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। भवानी सीता से बात करने गई। क्या हुआ बाजी, आप यहाँ? सीता, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तुम्हें तो इल्म है। ऊपर से वो दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूंगी, रोज के 300 रुपए। बाजी, लेकिन हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हैं? मालूम होता है तेरे दिल में लालच आ गया है। लालच मेरे दिल में नहीं, आप में आया है बाजी। अब जब आपकी दही कचौरी ज़्यादा फरोख्त होने लगी है, तो ज़्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने की तरकीब लगा रही हैं। अब तुम मुझसे ज़बान लड़ाएगी। मेरी ही गलती है कि मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। अब इसमें गलत क्या है बाजी? मैं तो बस अपने हक की बात कर रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। अभी के अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। सीता और श्याम उसी वक्त वहाँ से चले गए।
चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुंचे। सीता पार्क के बेंच पर बैठ गई। अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। अम्मी, क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा ले? थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं अम्मा। सीता और श्याम को एक झोपड़ी किराए पर मिल गई और फिर बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक हाथ गाड़ी खरीद ली और इस हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बनाकर फरोख्त करना शुरू किया। एक दही कचौरी देना बहन। अभी देती हूँ। सीता के ठेले पर खरीदार आने लगे और उसके दही कचौरी के जायके की तारीफ भी करने लगे। बाजी, आपकी दही कचौरी बेहद लजीज है। शुक्रिया, मैं तो रोज आऊंगी खाने। जी बिल्कुल, आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। ये पैसे तो भवानी बाजी के आधे मुनाफे से भी ज्यादा हैं। और ये पूरा हमारा है अम्मी। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। सीता और श्याम रोज अपनी हाथ गाड़ी पर दही कचौरी फरोख्त करते रहे। दिन ब दिन उनके खरीदार बढ़ते ही जा रहे थे। सीता और श्याम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी वजह उनका मुनाफा बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ भवानी ने अपनी दुकान में एक दूसरी खातून को काम पर रख लिया था। अरे बाजी, बुरा मत मानना, इसका जायका पहले की तरह अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। एक तो भवानी की कचौरियों का जायका अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोग कायदे से बात तक नहीं किया करती थी और इसी वजह से उनका कारोबार डूबने लगा था। एक ही माह में खरीदार कम हो गए। अब भवानी का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वो भी हासिल नहीं हो रहा था। इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कचौरी की दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैं उस दुकान को किराए पर लगाकर कुछ तो आमदनी कर लूंगा। शायद यही वाजिब रहेगा। भवानी ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ सीता और श्याम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। सीता और श्याम की मेहनत रंग ला रही थी और वहीं लालची जयंती लाल और भवानी का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से बेहतर कुछ भी नहीं। अगर भवानी और जयंती लाल ईमानदारी से सीता को आधा मुनाफा देते तो आज उनके मुनाफे में कई गुना इजाफा हो चुका होता, लेकिन लालच ने उनकी कश्ती डुबो दी। सुमन एक अमीर परिवार से थी। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। उसकी अम्मी अनुराधा बहुत ही दुबली थी, परंतु उनको एक दुख था कि उनकी बेटी मोटी होने के कारण अपने उम्र से ज्यादा की दिखती थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता सताती रहती थी। सुमन का क्या होगा? सुमन, तुम्हारा वजन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितनी उम्र की तुम हो नहीं, उससे ज्यादा ही दिखने लगी हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी। अम्मी, मैं क्या करूं? दिन में एक ही रोटी तो खाती हूं और फिर भी मैं फूलती ही चली जा रही हूं। अगर मैं वो एक रोटी भी नहीं खाऊंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? न जाने मैं ऐसे कैसे मोटी होती चली जा रही हूं। बेटा, एक काम कर, तू जिम ज्वाइन कर ले। कसरत करेगी तो क्या पता तेरा वजन कम हो जाए। अनुराधा के कहने पर सुमन एक जिम ज्वाइन कर लेती है, जहां एक ट्रेनर उससे कई तरह के व्यायाम कराने की कोशिश करती है, परंतु कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसे जिस मशीन पर चढ़ने के लिए कहती है वो मशीन ही टूट जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है ना, तुम्हारे वजन से ये मशीन ही टूट गई। अब मैं ओनर को क्या जवाब दूंगी? पर खैर, तुम एक काम करो, मशीन की जगह वजन कम करने की जगह तुम जमीन पर ही कोई आसन शुरू करो। पिंकी उसे कई आसनों के बारे में बताती है, जिसमें वो अपने कमर के पीछे दोनों हाथों को लेकर जाती है और उलझ जाती है। अरे, मेरे हाथों को कोई छुड़ाओ, मेरे हाथ फंस गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मेरी मदद करो। पिंकी जैसे ही उसके हाथों को छुड़ाती है तो वो पिंकी के ऊपर गिर जाती है। मेरी माँ, मुझे बख्श दे, मैं तेरा वजन कम नहीं
होती। कभी देखा है अपने आप को आईने में? 100 किलो से भी ज्यादा वजन होगा तेरा। सुमन अपने घर जाती है और अनुराधा को सारी बातें बता देती है। अनुराधा भी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन अनुराधा बाजार कुछ सामान खरीदने जाती है, जहां उसे उनके पुराने घर के पड़ोसी मिल जाते हैं। अरे बहन जी, आप अचानक यहाँ पर? कैसी हैं आप? अरे आप लोग यहाँ से क्या गए? मोहल्ले की रौनक ही चली गई। कैसा है सब कुछ घर में? सब बढ़िया चल रहा है। बस यही है कि सुमन शादी के लायक हो रही है। उसके लायक कोई योग्य वर मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर दूं। हाँ, आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। मैं अपने बेटे के लिए एक बहू ढूंढ रहा हूँ और आपने अपनी बेटी के रिश्ते की बात ही छेड़ दी। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करनी है, क्योंकि उसकी कुंडली के हिसाब से फिर कोई और मुहूर्त नहीं है। आप मेरी बेटी से मिल तो लीजिए। नहीं नहीं, आप बस शादी की तैयारी कीजिए। हम 1 हफ्ते के बाद बारात लेकर आ जाएंगे। शर्मा जी सुमन को देखे बिना आशीष की बारात लेकर आ जाते हैं। जब सुमन दुल्हन बनकर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोटी दुल्हन को देखकर सब हंसने लगते हैं। पापा, आपने मेरे लिए इतनी मोटी लड़की देखी है? आपको मुझसे क्या दुश्मनी थी? मैं अपने कॉलेज में सबसे हैंडसम लड़का था। आपने तो मेरी किस्मत ही खराब कर दी। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बेटा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कुंडली में नुक्स है, इसीलिए तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अपने पिता के कहने पर आशीष सुमन से शादी कर लेता है, परंतु कभी भी वो उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता। एक बार शर्मा जी के कहने पर वो उसे घुमाने ले जाता है। जहां वो स्विमिंग पूल में उतरती है तो स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर आ जाता है। तुम इतनी मोटी हो कि जिस स्विमिंग पूल में तुम उतरोगे वहाँ तो कोई नहा ही नहीं सकता। सुमन जब आशीष के साथ चलती थी तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगते थे। एक दिन जब वो सोफे पर बैठती है तो सोफा टूट जाता है। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब वो हमेशा जमीन पर ही बैठती थी। देखो सुमन, बहुत हुआ। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। तुम मेरे साथ मत चला करो। सुमन अपना मन मार कर रह जाती है और आशीष के साथ कहीं नहीं जाती। एक दिन आशीष के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कारोबार में नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत आ जाती है। सुमन, आशीष अब बिस्तर पर पड़ गया है। अब तुम्हें ही इस घर को चलाना होगा। माँ, भला मैं इस घर को कैसे चला सकती हूँ? हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम मालपुए इतने अच्छे बनाती हो कि शादी से पहले हर कोई तुम्हारे हाथ के मालपुए खाने की इच्छा रखता था। क्यों ना तुम मालपुए बनाकर बेचो? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सुमन ऐसा ही करती है। जो भी घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा होता है वो उसे सामान लेकर आती है और मालपुए बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके मालपुए वाकई में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। एक दिन वो दुकान पर बैठे मालपुए बेच रही होती है, तभी एक आदमी वहाँ आता है। अरे सुमन बिटिया, तुम्हारे हाथ के मालपुए में तो जादू है भाई। तुम तो बहुत बेहतरीन मालपुए बनाती हो। इसके आगे तो सारी मिठाई फेल है भाई। अरे भाई, तुम मालपुए की बात कर रहे हो? मालपुए के साथ साथ इसके हाथों की जो सब्जी है ना, वो इसमें 4 चांद लगा देती है, जिसकी वजह से मालपुओं का जायका और बढ़ जाता है। तभी वहाँ से एक सेठ गुजर रहा होता है। वो मालपुए की खुशबू को सूंघता हुआ उस तरफ आता है और सुमन से कहता है, अरे आप ये क्या बना रही हैं? इसकी खुशबू तो बहुत दूर तक जा रही है भाई। सेठ जी, ये मालपुए हैं, खाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो ये खाने में कैसे होंगे ये तो देखना होगा। हाँ, अभी देती हूँ। सेठ जब उस मालपुए को खाता है तो उसका दीवाना हो जाता है और सुमन से कहता है, मेरी बेटी की शादी है। मैं इसी तरह के अलग पकवान की तलाश में था। तुम्हारे हाथ के बने मालपुए इतने लजीज हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी में यही बनवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी की शादी में ये बनाना पसंद करोगी? सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेठ उसे एडवांस देता है
जिससे वो अपना घर छुड़वा लेती है। अब सुमन के मालपुए धीरे धीरे मशहूर होने लगते हैं। दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने मालपुए खाने आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आशीष भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो सुमन की इस तरह की कोशिश देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो सुमन को तहे दिल से चाहने लगता है और सुमन के साथ मालपुए का व्यापार करने लगता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहनत की वजह से आज मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी इतनी खिदमत की और इस घर को बचाया। अब मेरी बारी है। मेरे लिए तुम्हारा ये वजन कोई मायने नहीं रखता। तुम जैसी हो मुझे पसंद है। अब इस कारोबार में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सुमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आशीष अपनी बाहें फैला देता है और सुमन उसके गले लग जाती है। पवन और सोनू 2 सगे भाई थे। उनकी माँ ने मरने से पहले पवन को सोनू की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पवन चतुर था और सोनू बहुत ही सीधा था। मेरे बच्चों, मेरा अंत समय आ गया है और मुझे सोनू की चिंता होती है। वो बहुत भोला है। उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, और ऊपर से वो एक पैर से अपाहिज भी है। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मेरा वक्त अब आ गया है। मैं तेरे अब्बू के पास जा रही हूँ। अब सोनू की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो हमारी जमीन है उसमें खेती बाड़ी करना और अपना जीवन व्यतीत करना। सोनू का ख्याल रखना। ये कहकर सोनू के माँ की मृत्यु हो जाती है। सोनू को बहुत दुख होता है। पवन को अम्मी के जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसे बहुत खुशी भी होती है कि उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और अब वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। अम्मा गई तो गई, मगर अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। इस अपाहिज सोनू को मैं कब तक ढोता रहूंगा? मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बीवी बच्चे होंगे, तो क्या मैं जिंदगी भर इस अपाहिज सोनू को अपने साथ रखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पवन सोच रहा था कि वो सोनू को अपने से दूर कैसे रखे। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोनू को आवाज देता है। देख सोनू, अम्मा तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। अब इतनी बड़ी जमीन है, इसको मैं अकेला कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो खेती करनी भी नहीं आती। मैं भला इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे कर पाऊंगा? ये तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी अम्मा के साथ खेत पर गया भी नहीं था। पूरा दिन तू ही तो उनके साथ खेत पर जाया करता था। माँ मुझे खेती करने ही नहीं देती थी, बस पढ़ाई करने को कहती रहती थी। भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं पूरी जमीन संभाल लूंगा। आप अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए। सोनू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने खेतों की जिम्मेदारी लेकर मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तुम खेत संभालो, मैं पढ़ाई संभालता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अब जमीन की तरफ जाता हूँ। सोनू कड़ी धूप में खेती करता है। वो खेत में चने की दाल और गेहूं उगाता है, जो कि बहुत अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो भागा भागा पवन के पास जाता है। अरे ठहर जा, क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है? ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह भागता हुआ आ रहा है? वैसे तो तू चल भी नहीं पाता, लेकिन अब हवा से बातें कर रहा है तू। भैया, बात ही कुछ ऐसी है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। गेहूं की बालियां कितनी अच्छी हुई हैं। हवा में ऐसे लहरा रही हैं जैसे सोना। चने की दाल और गेहूं बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, क्या बात है? पवन जब खेत में गेहूं और चने की दाल देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अगर ये सोनू यहाँ पर रहेगा तो मुझे इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा चना और गेहूं देकर इसको रफा दफा कर देता हूँ। देख सोनू, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगा? तू अपने हिस्से के चने और गेहूं लेकर अब मेरा पीछा छोड़ दे। भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं?
अम्मी ने आपको और मुझे साथ रहने को कहा था। अम्मा इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए अब तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। पवन सोनू को धक्के मारकर भगा देता है। सोनू परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अनिल वहां आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। सोनू सारी बात अनिल को बता देता है। अनिल उसकी परेशानी देखकर सोनू को उसके साथ अपने घर पर चलने को कहता है। यार मुझे अपने भैया से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगा? ये मुट्ठी भर गेहूं और चने लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? गलती तो वैसे भाई की भी नहीं है, मुझ जैसे अपाहिज और मंद बुद्धि को वो अपने साथ भला रखेंगे भी क्यों? तू फिक्र क्यों करता है? तू मंद बुद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है और हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता। अब करूं भी तो मैं क्या करूं? तू फिक्र मत कर, मेरे घर चल। मेरी माँ ने आज अच्छे पकवान बनाए हैं, आजा मैं तुझे खिलाता हूँ। सोनू के बहुत मना करने पर भी अनिल उसे अपने साथ घर ले जाता है और घर ले जाकर दाल पकवान खिलाता है, जो सोनू को बहुत पसंद आती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, जी कर रहा बस खाए जाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों न तो इन दाल और गेहूं का इस्तेमाल दाल पकवान बनाने के काम में कर। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है। तो इसकी फिक्र मत कर, उसका बंदोबस्त मैं करा देता हूँ। अनिल सोनू की मदद करता है और उसकी मदद से सोनू दाल पकवान बनाता है, पर वहाँ कोई भी ग्राहक दाल पकवान खाने नहीं आता। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आती है और उससे खाना मांगती है। अम्मा जी, आज ही दुकान शुरू की है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। आप आई हो मेरी पहली ग्राहक, मैं आपको दाल पकवान जरूर खिलाऊंगा। पर बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है, वो है आपकी दुआएं। आप बस अपनी दुआएं दीजिए और ये दाल पकवान खाइए। बुढ़िया दाल पकवान खाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी पोटली में से थोड़ी सी चने की दाल निकालकर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चने की दाल है, इसे मेरी दुआएं समझकर अपने पास रख लो और इसे अपनी दाल में मिला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सोनू फिर से दाल पकवान बनाता है और बुढ़िया के दिए हुए दाने उस दाल पकवान में डाल देता है। जैसे ही दाल बनती है, ग्राहकों की कतार लग जाती है और शाम तक उसकी बहुत आमदनी होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक ही दिन में मुझे कितनी बरकत हो गई है। कल तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने जो उस बुढ़िया को खाना खिलाया था ना, उसके बदले में जो दाल उसने तुम्हें दी थी, ये उसी दाल का असर है। वो दाल के रूप में तुम्हें दुआ देकर गई है, जिससे तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होगी। अब ये दाल पकवान करिश्माई बन चुका है। सोनू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो अपना काम जारी रखता है। दाल पकवान सबको पेट भर खिलाकर जब शाम को दाल पकवान बच जाता है, तो वो उसे उन लोगों में बांटता है जिनके घर उस शाम को चूल्हा न जला हो। वो गरीब लोगों में ये सारे दाल पकवान बांट देता है। अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगती है और वो बेहद अमीर बन जाता है।